हेलो दोस्तों, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं एंड आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए इन वीडियोस को, ताकि कि जो मेरा मोटिव है कि स्टूडेंट्स तक ये रीच आ जानी चाहिए वही मेरी हो सके। एनवायरमेंटल साइंस की बात कर रहे हैं। हमने स्कोप पढ़ लिया, उसका नेचर पढ़ लिया कि किस तरीके से ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसको आप किसी एक सब्जेक्ट के साथ नहीं बांध सकते हैं। बिल्कुल इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज बताते हैं आपको ईवीएस का एक इम्पॉर्टेंट चीज है इकोसिस्टम। एनवायरमेंटल साइंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमें पारिस्थितिकी तंत्र को पता करना जरूरी है। आप देखेंगे मैंने मेरे बोर्ड पे दोनों चीजें लिखी हैं, इकोसिस्टम के साथ साथ हिंदी में इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। हमारे बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उन्हें इकोसिस्टम नहीं पता चलता लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र पता है। कई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, दे आर वेरी अवेयर अबाउट द इकोसिस्टम बट हैव नो नॉलेज अबाउट द पारिस्थितिकी तंत्र। मेरा वीडियो बनाने का एक्चुअल बायलिंगुअल जो मेरा मोड है, डिलीवरी ऑफ मैसेज जो मोड है, उसका एक कारण ये भी है कि मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि हमारे सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को दोनों लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। कम से कम टर्मिनोलॉजी में तो होनी ही चाहिए। हम जिन शब्दावलियों को यूज कर रहे हैं वो शब्दावली हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई हमसे कब कौन से लैंग्वेज में पूछेगा कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम नहीं पता लगा सकते। लेकिन अगर हमें हिंदी में दोनों की टर्म्स पता होंगी ना, तो हम उसको जो अगर समझा हुआ होगा तो हम उसे क्लियर कर सकेंगे। कई बार मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इस बात पे मात खाते हुए देखा है कि they were aware about the title, they were aware about the title and concept, मगर हिंदी में पता था, इंग्लिश में से क्या कहते हैं इस चीज की अवेयरनेस नहीं थी। अगर ये अवेयरनेस आ जाए तो मैं आपको एक विश्वास दिला सकती हूँ कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट की जो नॉलेज होगी वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से ज़्यादा बेहतरीन होगी। मैं यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, पर मेरा मोटिव यही है कि स्टूडेंट को दोनों भाषाओं की शब्दावलियों की जानकारी होनी चाहिए। तो आज मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट को अब पता चल रहा होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र ही इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम को हिंदी में हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है क्या, इकोसिस्टम क्या होता है? देखो एक्चुअली इकोसिस्टम क्या है, ये एक कंसेप्ट है, सेल्फ सस्टेनिंग कंसेप्ट है। ये अपने आप जो बनती है एक ऐसी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटरेक्शन होता है ये, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में होता है। देखो हम जिस पर्यावरण में जीवित हैं, जहां हम सांस ले रहे हैं, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी ज़रूरत है एज वेल एज नॉन लिविंग भी हमारे जीवन को सपोर्ट करते हैं। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए कि हमारे को दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म का सपोर्ट मिलता है, तब कहीं जाकर के हम अपना जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक का परस्यू कर पाते हैं। तो क्या है इकोसिस्टम, जरा समझिएगा। अ कंसेप्ट विच रिवील्स द रिलेशनशिप बिटवीन इको एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हम जो जिंदा हैं, चाहे हम प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, जो भी है, हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ या इको के साथ में हमारा जो इंटरेक्शन है या रिलेशनशिप है, इसी को जो रिवेल करता है, इसी को जो ये राज खोलता है, ये जो रहस्य पे से पर्दा उठाता है, वही है हमारा इकोसिस्टम। अगर एक डेफिनेशन फॉर्म में कहूँ तो यूं कह सकते हैं, ये एक सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटरेक्शन है। यानी ये क्रियाकलापों को भी बताएगा और ये इस ढांचे को भी बताएगा कि क्या चीजें कैसे स्थित हैं और क्या चीजें एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट करती हैं। देन वी आर एबल टू लिव स्मार्टली एंड हेल्दी, राइट। तो ये इंटरेक्शन है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में। वो जो सभी कंपोनेंट्स इस इको पर सरवाइव कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में किस तरह का बैलेंसिंग है, किस तरह का इंटरेक्शन है, इस बारे में ये बताता है। तो इकोसिस्टम क्या हुआ, एक तरीके से एक नेचुरल यूनिट हो गई है। क्या हुई, एक नेचुरल यूनिट हो गई कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
इसमें सब चीजें शामिल हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे हम इंसान हों, चाहे हम एनिमल्स क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, वी आर ऑल्सो एनिमल। बस हम सोशल एनिमल्स कहलाते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, जबकि हम एक्चुअली एनिमल्स का जो कंसेप्शन हमारे दिमाग में क्लियर रखते हैं वो हम जो जानवर जिनको हम कहते हैं उनको समझते हैं। हम सोशल एनिमल हैं, वो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स हैं हम एनिमल कैटेगरी में, राइट। तो चाहे हम एनिमल्स हो या हम प्लांट्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इन सब की एक ऐसी नेचुरल यूनिट है जो कि प्राकृतिक रूप से सर्वाइव कर रही है। वो बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, साथ के साथ ये फंक्शन करते हैं नॉन बायोटिक या जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि एयर, वाटर, जो लैंड, माउंटेन्स, रिवर, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब के साथ में हम किस तरीके से अपने जीवन को बैलेंस करते हैं, इसी चीज़ की एक नेचुरल यूनिट को कहा गया है इकोसिस्टम। आ रही बात समझ में? तो इकोसिस्टम जब अगर हमें समझ में आ जाता है तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि कितने तरीके का होता होगा इकोसिस्टम। अगर मैं इसे कह रही हूँ ये एक नेचुरल यूनिट है, तो आपको मैं टाइप्स जैसे ही बताऊंगी, इसको मैं कहूंगी दो तरह के होते हैं। इकोसिस्टम दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरली यानी गॉड गिफ्टेड, जिसे हमें भगवान ने दिया है, और एक है आर्टिफिशियल यानी मैन मेड, जिसे हम लोगों ने बनाया है। दो तरह की चीजें होती हैं, एक है गॉड गिफ्टेड, एक है मैन मेड। तो जब हम मैन मेड की बात करते हैं ना, तो ध्यान रखो, हम हमेशा मैन मेड थिंग्स तभी बना सकते हैं जब हमें गॉड गिफ्टेड थिंग्स मिली हो। अगर हमें भगवान कुछ देता नहीं तो हम उसकी सहायता के बिना कुछ और बना पाते नहीं। तो ये जो चीज है ना, आर्टिफिशियल ओनली एग्जिस्ट व्हेन वी हैव सम नेचुरल थिंग्स। तो अब नेचुरल थिंग्स क्या है, जरा इसको समझते हैं। देखो, नेचुरल अगर इकोसिस्टम की बात करेंगे ना, तो ये दो तरीके का होगा। एक है टेरेस्ट्रियल और एक है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो जमीन से जुड़ा हुआ होगा, राइट, जैसे ग्रासलैंड्स, जैसे फॉरेस्ट, जैसे डेजर्ट, ये सब जमीन से जुड़े हुए, लैंड से जुड़े हुए हैं, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक आएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब, एक्वा का मतलब होता है पानी, वाटर। तो जो भी चीज पानी से जुड़ी हुई है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है। अब इसको भी आप दो तरह से समझिएगा। आपको ये चीज बहुत गहराई से समझनी चाहिए कि अगर जमीन है तो इस तरीके का इकोसिस्टम है, अगर पानी है तो भी दो तरीके का इकोसिस्टम है। वो कैसा होगा, देखो, एक होता है लैंटिक और एक होता है लॉटिक। अब लैंटिक क्या और लॉटिक क्या है, ये हो सकता है आप सब बच्चों को कुछ टेक्निकल लगे, पर मैं इसे इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। हर वो पानी जो ठहरा हुआ है, स्टेगनेंट पोजीशन पे है ना, हर वो पानी जब वो ठहरा हुआ है, उस पानी को हमने कहा एक्वेटिक, लेकिन लैंटिक पोजीशन पे। जैसे झीलें होती हैं, तालाब होता है, उसमें पानी बह नहीं रहा है, उसमें पानी इकट्ठा है, ठहरा हुआ है, राइट, स्टेगनेंट पोजीशन पे है। और एक होता है लॉटिक। लॉटिक जो इकोसिस्टम होता है, उसमें पानी बहता हुआ होता है। अब आप सोचो, अगर मैं बात करूं नदी की, महासागर की, कि सागर की, समुद्र की, ये सब पानी बह रहे हैं, बंधे हुए नहीं है। नदियां मिलके समुद्र में मिलती हैं और समुद्र से महासागर बनता है। तो ये जो चीज है ना, किसी एरिया में बंधी हुई नहीं है, जबकि तालाब है या झील है वो एक पर्टिकुलर एरिया में बंधी हुई होती है। तो आपको दोनों अंतर मैंने समझा दिए। जो स्टेगनेंट पोजीशन में पानी है उसको हमने लैंटिक कहा है, लैंटिक, और दूसरा फ्लोइंग वाटर है जो बहता पानी है, उसको हमने लॉटिक कहा है। तो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, एक लैंटिक है, एक लॉटिक है, ठहरा हुआ पानी और बहता हुआ पानी। होपफुली ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि हमें इजीली टेरेस्ट्रियल भी समझ में आ जाएगा। ये होता है लैंड और ये होता है स्टेग वाटर, ये होता है फ्लोइंग वाटर। अगर आप कीवर्ड्स में चीजों को पकड़ लोगे ना, तो आपको आसान हो जाएगा से याद करना। समझ में आ गया तो याद करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बात हो गई, ये तो हो गया सारा नेचुरल इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल क्या होगा? आर्टिफिशियल ऐसी जमीन, ऐसी जगह जहां पे फसल हम खुद उगा रहे हैं। एक तो पेड़ पौधा खुद उग रहा है, एक हम उगा रहे हैं। तो जो जैसे गार्डन होते हैं या एग्रीकल्चर जो हम कर रहे हैं, या एक्वेरियम, एक्वेरियम में हम वाटर बॉडी को हम इकट्ठा करके रख रहे हैं, राइट। ऐसे ही जो पार्क होते हैं या किचन गार्डन्स होते हैं, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल, या आप ये समझ लो कि नॉट नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, जिसे इंसान ने बनाया है।
चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे वो जमीन के रूप में हो। जिसको भी इंसान ने बनाया उसको हमने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? पूरी उम्मीद है समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। अगर कंपोनेंट की बात करेंगे तो देखो दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक अबायोटिक, एक बायोटिक। अगर आपने मेरे इस सब्जेक्ट के वीडियो शुरू से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत स्टार्टिंग वीडियोस में समझाया था अबायोटिक क्या होते हैं और बायोटिक क्या होते हैं। अबायोटिक को हम बोलते हैं नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं है, जिसमें जिंदगी नहीं है, वो सारे होते हैं नॉन लिविंग, उनको हमने अबायोटिक बोला है। अब अबायोटिक भी तीन तरीके के होते हैं, देखो इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और क्लाइमेटिक होते हैं। इसके वो फैक्टर्स हैं, इन कंपोनेंट्स में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इनऑर्गेनिक फैक्टर्स अपने जगह काम करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपनी जगह काम करते हैं और क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं वो अपनी जगह काम करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि बायोटिक की, जिसको हमने कहा कि जिसमें जिंदगी होती है, तो जो लिविंग कंपोनेंट्स होंगे उसमें भी तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब प्रोड्यूसर, वो हर वो चीज जो जिसमें जीवन भी है और वो प्रोड्यूस कर रही है, वो पैदा कर रही है। जैसे प्लांट्स है, वो पैदा करते हैं, सोलर एनर्जी से एनर्जी लेंगे, नीचे से पानी लेंगे, जमीन लेंगे, खाद लेंगे, पानी नमी लेंगे और फिर वो अपना भोजन बनाएंगे और वो प्रोड्यूस होते हैं, वो बड़े होते हैं, राइट। ये सब ऑटोट्रॉप्स है जो अपने आप पैदा होते हैं। एक होता है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब जो कंज्यूमर है, जो इन चीजों को खाएंगे, जैसे हम पेड़ पौधों से, फसलों से जो चीजें, फल है, सब्जी है, वो सब चीजें हम उससे कंज्यूम करते हैं, तो वी आर कंज्यूमर कैटेगरी, है ना। तो अब जो ऑटोट्रॉप्स है वो प्रोड्यूसर कैटेगरी है, तो हम जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो है कंज्यूमर कैटेगरी। अब आते हैं सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो कि डीकम्पोजर्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो डीकम्पोजर्स होते हैं, चीजों को खत्म करेंगे और विघटित करेंगे, इसको बोलते हैं, एंड उस पे लेके जाएंगे। तो एक ने पैदा किया, दूसरे ने खाया और तीसरे ने खत्म किया। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और लास्ट डीकम्पोजर्स। इस तरीके से हमारा जीवन चलता है। जो चीज आई है वो खत्म होएगी, जो चीज पैदा हुई है वो नष्ट भी होगी। यही तो हमारा एक नेचुरल साइकिल है। इसी को हमने बोला है बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसको लिविंग और कंपोनेंट्स बोलते हैं। इसमें तीनों काम करते हैं अपनी अपनी जगह पे। प्रोड्यूसर्स अपनी जगह काम करेंगे जो ऑटोट्रॉप्स हैं, कंज्यूमर्स अपनी जगह काम करते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, और जो सेप्रोट्रॉप्स हैं वो सब डीकम्पोजर्स हैं। तो इन सबके बीच में एक बैलेंस है। आपने फूड चेन पढ़ा होगा पहले, आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको फूड चेन, क्योंकि जब हम एनवायरमेंटल पढ़ रहे हैं तो फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये कैसे काम करता है कि एक का खाना दूसरे के लिए किस तरीके से एक का जीवन दूसरे के लिए भोजन बनता है, फिर उसका जीवन तीसरे के लिए भोजन बनता है। ये एक फूड चेन चलती रहती है, राइट। तो किस तरीके से ये बैलेंसिंग बनी रहती है इकोसिस्टम में, ये समझ में आना जरूरी है। तो ये धीरे धीरे समझाऊंगी मैं आपको, अभी थोड़ा स्टार्टिंग एज है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इकोसिस्टम को। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। क्या होता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये सन से इन्होंने एनर्जी ली, इन्होंने अपना खाना बनाया, बहुत सारे मिनरल्स चाहे पानी में से लिए, मिट्टी में से लिए, उन मिनरल्स की सहायता ली। फिर इन्होंने क्या किया, उस सॉइल, उस वाटर, फर्टिलाइजर, सन एनर्जी, इन सब के साथ में केमिकल इक्वेशन क्रिएट की और एंड रिजल्ट में क्या लेके आए, उन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को बनाया जो कि फूड हो गया। अब एनिमल्स के बाद में, प्लांट्स के बाद में एनिमल क्या करेगा, चाहे वो जानवर हो चाहे हम हो, वो जो क्या करेगा, वो इस पौधों को या जो इन प्रोड्यूस की हुई चीजों को है वो उसे खाएगा, एज अ फूड खाने के रूप में खाएगा। इससे क्या होगा, उसमें एक एनर्जी आएगी। वो एनर्जी जो कि इस खाने में थी, उस एनर्जी को हमने कंज्यूम किया, तो ये एनर्जी अब ट्रांसफर हो गई, हमारे में आ गई है जो प्लांट में एनर्जी। जब प्लांट में एनर्जी आई थी तो उसने खाना बनाया था और वो खाने के रूप में उसने ग्रोथ करी, उसमें फल बना, फूल बना, फल बना, वो सारी चीज, उस फल को हमने कंज्यूम किया, तो वो एनर्जी अब ट्रांसफर होकर के हम में आ गई। तभी तो होता है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, और अगर हमें खाना खाने को ना मिले, पानी पीने को ना मिले, तो हम डल हो जाते हैं। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स हुआ है। उसके बाद क्या होता है, जब
हम जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, ये जब मर जाएंगे तो डीकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे, यानी ये खत्म होना शुरू हो जाएंगे। उसमें क्या होगा, डीकम्पोजर्स में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं या फंगी वगैरह होते हैं ना, वो अपना काम करते हैं, वो इसे सड़ाएंगे, उसे गलाएंगे, खत्म करेंगे और धीरे 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 वापस से उसे मिट्टी में मिला देंगे। कुछ गैस फॉर्म में चला जाएगा एयर में, कुछ मिट्टी में चला जाएगा और कुछ लिक्विड में चला जाएगा। इस तरीके से पानी में, हवा में और जमीन में वो सारी चीजें वापस से चली जाएंगी जो आई थी। तो हाउ कम्स इन एंड हाउ गोज आउट, इट इज टोटली अ रिलेशनशिप। ये ही है एक्चुअली एक इंटरेक्शन इस लिविंग का नॉन लिविंग के साथ में और नॉन लिविंग का लिविंग के साथ में। इसी को हमने इकोसिस्टम का नाम दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो भाषा है, ये जो समझाने का तरीका है, ये आपको समझ आ रहा होगा, वरना इकोसिस्टम बहुत टेक्निकल भी बना देते हैं। इकोसिस्टम को अगर मैं किताबी भाषा के हिसाब से पढ़ाती ना तो ये बहुत टेक्निकल है, पर मेरा क्या है ऑब्जेक्ट कि मैं आपको देसी तरीके से बताऊं, इंटरेस्टिंग वे में बताऊं, ताकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अपने को। अगर एक बात समझ में आ गई ना तो उसके बाद हमें किताबी भाषा भी समझ में आ जाएगी। पर अगर देसी भाषा में समझ में आया ना तो इट्स वेरी टफ कि हम अंडरस्टैंड कर पाए कि वो किताब में क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारा हो गया, ये उसकी हो गई फंक्शनिंग। अब इसमें क्या होता है, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी से मिनरल, जो सॉइल से हमने और दूसरे एनर्जी वगैरह प्लांट ने ली थी, इससे जो भी खाना बना, उस खाने को जब हमने खाया, उस हमको किसी और ने खाया और या फिर हम मर गए और हम डीकम्पोज हो गए, वापस से पानी में चला गया, हवा में हवा आ गई, कुछ अलग गैसेस फॉर्म में, वो सारी चीजें जब हुई तो ये डीकम्पोजिशन के बाद में ऐसा साइकिल कॉन्टिन्यूअस वे में चलता रहता है। फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम डेथ टू बर्थ, ये साइकिल बिल्कुल चलता रहता है। B to D and D to B। हम कहते हैं जब कोई जीवन लेता है, जन्म लेता है, तो वो मरेगा, और जब कोई मरा है तो उसी पल उसका जन्म किसी और दूसरे योनि में हो जाता है। तो ये बिल्कुल यही चीज है, हमारे भगवान ने इस चीज को इतना बैलेंसिंग किया है कि वी आर वेरी सरप्राइज्ड। हम समझ नहीं सकते, हम केवल उसे कोशिश कर सकते हैं समझने की और समझाने की। अब इसमें जो एनर्जी निकलती है, यही एनर्जी हमें सबको जिंदा रखती है। पानी से, हवा से जो कुछ पौधे ने लिया, उसने फूल बनाया, फल बनाया, उसको हमने खाया, उससे हम में एनर्जी आई, हमने अपना जीवन ग्रोथ किया, मैच्योर किया, परस्यू किया, हैप्पीली लाइफ परस्यू करी, और फिर हमारी डेथ हो जाती है, फिर वो कीड़े मकोड़ों का हम भोजन बन गए और फिर हम डिकम्पोज हो गए वगैरह वगैरह वगैरह। इससे सबको अपना अपना खाना मिलता गया, इससे एनर्जी मिलती गई, इस एनर्जी से हर एक चीज फ्लोरिश टाइम टाइम पर होती गई। इसी को पूरा बैलेंस कर दिया है। इसी को जरूरी चीज हो गई है कि हमें ये समझना होगा कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस नहीं खराब हो, संतुलन नहीं खराब होना चाहिए। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम हमारे जंगलों को बचा के रखें, हमारे वन को, फॉरेस्ट असेट्स को हम बचा के रखें, क्योंकि एक्चुअली प्रोड्यूसर्स वही हैं। एक्चुअली प्रोड्यूसर्स वही हैं। तो अगर प्रोड्यूसर नहीं होगा तो कंज्यूमर क्या करेगा? The firstly we have to supply the things, then we will create the things, create the demand। अगर हमें सप्लाई नहीं है तो डिमांड को क्रिएट करके क्या कर लोगे? तो एक्चुअली जो प्रोड्यूसर्स हैं वही पौधे हैं, और पौधे का मतलब हम फॉरेस्ट कह सकते हैं, पेड़ पौधे, ट्रीज, फॉरेस्ट, जो वन है, जो जंगल है, ये अब इनको बचा के रखना बहुत जरूरी। तो इनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इन्हें कंजर्व नहीं किया तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। फल तो मिलेगा ही नहीं, पेड़ तो बनेगा ही नहीं, पौधा तो लगेगा ही नहीं, उससे पहले सॉइल का इरोजन हो जाएगा, मिट्टी बह जाएगी, मिनरल पानी का बह जाएगा, वो सब चीजें जहां जरूरत थी वहां तो रहेंगी नहीं, और जहां जरूरत नहीं होगी वहां तक पहुंच जाएंगी, सब चीजें बिखर जाएंगी। इस हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस टोटली खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत अच्छे से फॉरेस्ट्रेशन करें, बहुत अच्छे से हम कल्टीवेशन करें, हम इरिगेशन करें। इस चीजों में अगर हमने स्मार्टली अपनी मॉडर्न टेक्निक्स को अगर अप्लाई किया तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू बैलेंस द इकोसिस्टम। इट इज वेरी एसेंशियल, ये एक्चुअली नीड ऑफ द टाइम है कि हमें अपने इकोसिस्टम को बैलेंसिंग करना आना चाहिए, और इसके लिए हमारी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन को रोकें,
हम फॉरेस्ट्रेशन को बढ़ावा दें, हम अपने पेड़ पौधों से, जंगलों से प्यार करें, हम अपनी नेचर के पास आएं। अभी कोविड-19 की सिचुएशन ने तो इस चीज़ को और भी करीब लाके दिया है। लोगों ने मेडिटेशन से, योगा से, पेड़ पौधों से लगाव से, गार्डनिंग से, इरिगेशन से, इन सारी चीज़ों से, एग्रीकल्चर सिस्टम्स हैं, इन सब से बहुत नज़दीक का संबंध बनाया है इन उसमें। अभी आप देख लो, इंडिया जो कि 70% एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, पहले जिस तरीके से लोग माइग्रेट होते थे, गांवों से शहर की तरफ जा रहे थे और इंडस्ट्रीज की तरफ भाग रहे थे, आज इस सिचुएशन ने पिछले 1 साल ने लोगों को अपनी ज़मीन से जुड़ने का एक मौका दिया है, और ये ज़मीन से जुड़ने का मौका एग्रीकल्चर को फ्लॉरिश कर रहा है। तो अगर हम अपने प्रोड्यूसर्स को मजबूत करते हैं तो ही हम एज अ कंज्यूमर मजबूत होंगे। तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि अपने प्रोड्यूसर्स को ना केवल हम बचा के रखें बल्कि उन्हें बनाकर भी रखें। तो ये है हमारा इकोसिस्टम। पूरी उम्मीद है मुझे कि ये आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। मैंने इसे करंट सिचुएशन से भी रिलेट किया और इसके कंसेप्ट को भी आपको क्लियर किया। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।